हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सिंपली हम इसको कई बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं, लेकिन हीट की फॉर्म में थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे जो है कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम को आप कुछ हीट देते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई सिस्टम है और इस सिस्टम को आप हीट देते हैं डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू दिस सिस्टम एंड दिस हीट विल डू सम वर्क। जब आप किसी चीज को हीट करते हैं तो वहां पे कुछ काम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमारे पास आपने इसको बहुत ज्यादा हीट किया तो जो सारी हीट है वो आपकी सिर्फ काम में ही कन्वर्ट होगी। कुछ हीट इसकी यूज हो जाती है, जो बची हुई हीट या एनर्जी एक तरह से, वो इसकी इंटरनल एनर्जी को भी यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लस दिस हीट इंक्रीजेस इट्स इंटरनल एनर्जी। तो इफ ए हीट डेल्टा क्यू is given to some system, then this heat divide into two parts. One part is work done by this heat and another part is heat also increases the internal energy of the system. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर डेल्टा क्यू हीट आपने सिस्टम को दी तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन होगा और प्लस साथ में हमारे पास जो है डी यू इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास जो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश की, मैंने यही बोला कि अगर हमने किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट दी तो डेल्टा क्यू हीट क्या करेगी, एक तो कुछ काम करेगी और बाकी जो बची हुई हीट है दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हीट जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो बुक में इन्होंने इसको इस लॉ को इस तरह से लिखा हुआ है कि डी यू इन्होंने पहले लिखा हुआ है और प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाद में लिखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे बोलते हैं। तो बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ इट इज सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम उसमें भी वही बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड बट इट्स फॉर्म कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी क्या है, हीट है, वो हीट हम इसको दे रहे हैं। तो बोलता है कुछ तो काम होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जो बाकी बची हुई हीट है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। वो क्या करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को वहां पे इंक्रीज करेगी। तो यही सेम चीज आप पिस्टन के केस में भी समझ सकते हैं, जो आप यहाँ पे बनाते थे सिस्टम के, हमारे पास यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है और इसको आपने यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है, उसके केस में भी आप समझ सकते हैं। तो हम क्या करें कि इसको अगर हम इस सिस्टम को हम डेल्टा क्यू हीट देते हैं तो पता है हीट करने से गैस एक्सपेंड होगी, इसलिए ये पिस्टन आपका ऊपर को जाएगा। अगर ये ऊपर को dx डिस्टेंस से ऊपर को गया तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वर्क डन होगा वो आपका F इंटू डी एक्स हमारे पास होगा। तो वर्क डन तो होगा, लेकिन हीट अगर आपने ज्यादा दी है तो हीट यहाँ पे क्या करेगी, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको भी इंक्रीज करेगी गैस के। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हो कि हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डी यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बोलता है इट स्टेट्स दैट इफ डेल्टा क्यू इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, ए पार्ट ऑफ इट मे बी कन्वर्टेड इनटू वर्क delta W and remaining may be retained by the system as to increase its internal energy। तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। वर्क डन तो एक प्रॉपर एक लिमिट तक ही होता है, लेकिन उसके बाद इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज होती है। तो मतलब आपने जो हीट दी वो वेस्ट नहीं हुई, जो हीट सिस्टम को दी वो वेस्ट नहीं हुई, कुछ तो उससे काम हो गया और कुछ इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी इसमें
स्टोर होगी या इंक्रीज हमारे पास होगी। तो बोलता है ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें भी जो आपके साइन कन्वेंशंस हैं वो आपके यूज होते हैं। अगर इस इक्वेशन को आप देखो तो इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशंस सही फिट बैठ रहे हैं। तो बोलता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा क्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है पॉजिटिव है, तभी ये इक्वेशन, और सारे ही पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे देखें डी यू भी हमारे पास पॉजिटिव है और डेल्टा डब्ल्यू भी हमारे पास जो है पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि डेल्टा डब्ल्यू जो पॉजिटिव होता है उसका मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मतलब हम हीट इसको दे रहे हैं तो ये गैस जो है इस पिस्टन को ऊपर ले जा रही है, तो इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसलिए जो कन्वेंशन है प्लस साइन का वो यहाँ पे यूज हो रहा है कि हियर इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड डी यू इज द गेन इन इंटरनल एनर्जी। तो जब इंटरनल एनर्जी गेन होता है उसको हम प्लस डी यू लेते हैं, लेकिन जब इंटरनल एनर्जी में लॉस होता है तो उसको हम माइनस डी यू लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्लस डी यू है, इट मीन्स इट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड इट इज द गेन इन इंटरनल एनर्जी प्लस साइन की वजह से। और जो डेल्टा क्यू है ये हमारे पास क्या है, इट इज द हीट गेन्ड बाय सिस्टम, क्योंकि हम डेल्टा क्यू हीट इसको दे रहे हैं और ये डेल्टा क्यू हीट गेन कर रहा है। तो हीट गेन बाय द सिस्टम इज आल्सो टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट लॉस बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे भी जो साइन कन्वेंशंस है वो हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं। लेकिन बोलता है कि अगर इंस्टेड ऑफ सॉलिड सिस्टम और लिक्विड सिस्टम, अगर ये सिस्टम आपका गैसियस सिस्टम हो, अगर तो गैसियस सिस्टम हम यहाँ पे ले रहे हैं इसमें, तो सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है। लेकिन बोलता है कि अगर गैसियस सिस्टम हो हमारे पास, तो आपने पहले ही देखा हुआ है कि गैसियस सिस्टम के केस में जो डेल्टा डब्ल्यू हमारा होता है वो पी इंटू डी वी के बराबर हमारे पास होता है। ये हमने पहले ही निकाला हुआ है कि डेल्टा डब्ल्यू जो है पी इंटू डी वी के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास ये प्रेशर पी है और इसका वॉल्यूम चेंज हमारे पास जो है डी वी यहाँ पे होता है, तो हमने ये पहले भी निकाला था। अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो एफ इंटू डी एक्स के बराबर है, लेकिन एफ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, और ए इंटू डी एक्स हमारे पास जो डी वी होता है। तो इस तरह से जो डेल्टा डब्ल्यू है वो पी इंटू डी वी हमारे पास होता है अगर सिस्टम हमारे पास गैसियस हो। तो इसलिए अगर गैसियस सिस्टम के लिए ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने लिखना है, तो इसको हम डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी, ये हमारे पास जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे बनेगा। तो कई जगह जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हम ये वाला लेते हैं, कई जगह हम इसको लेते हैं। तो जहाँ पे गैसियस सिस्टम है उस केस में हम इसको लेते हैं, लेकिन गैसियस सिस्टम में हम इसको भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही हमारे पास जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इंटरनल एनर्जी एज स्टेट फंक्शंस। इंटरनल एनर्जी एज स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का मतलब है नहीं कि राज्य का फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो सिस्टम की स्टेट है, और सिस्टम की स्टेट क्या होती है उसको हम पी वी और टी से लिखते हैं। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है हमें बोलते हैं कि सिर्फ स्टेट्स पे ही डिपेंड करती है, और उसमें जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी पे वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता, इसलिए हम इसको कंप्लीट डिफरेंशियल भी बोलते हैं। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास ये डिफरेंट क्वांटिटी होती है, डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा क्यू है, लेकिन डी यू है। तो डी यू हमारे पास कंप्लीट डिफरेंशियल होता है, लेकिन चेंज इन वर्क और चेंज इन हीट ये हमारे पास दोनों ही इनकम्प्लीट डिफरेंशियल है, पार्शियल डिफरेंशियल उनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये आपके पाथ पे डिपेंड करते हैं। जब इनमें चेंज होता है, क्यू में चेंज होता है या डब्ल्यू में चेंज होता है, तो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, और जो पाथ पे डिपेंड करती है क्वांटिटी जिनमें चेंज होता है वो आपकी कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होती, और जो पाथ पे
डिपेंड नहीं करती, वो आपके पास जो है कंप्लीट डिफरेंशियल हमारे पास होती है। तो इसलिए हम इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है। जो इंटरनल एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो अगर हमारे पास ए स्टेट से बी स्टेट में चेंज होता है तो इस केस में जो du है, मतलब चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो du है वो हमारे पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में डिपेंड करता है, लेकिन उस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि आपने कौन सा पाथ इस चेंज के लिए फॉलो किया हुआ है। तो इन पाथ्स पे डिपेंड नहीं करता। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास, अभी हम इसको करेंगे, आगे आर्टिकल है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो होती है किसी बॉडी की, हमारे पास कोई मान लो सिस्टम है या कोई बॉडी है, हम इसकी इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो इसकी इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है, बोलता है इसकी इंटरनल एनर्जी हमारे पास होती है मोलिकुलर मोशन, एंड मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो किस वजह से होती है, मोलिकुलर मोशन और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। अगर मोलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनकी मोशन कम होगी, लेकिन अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उनकी जो मोशन है वो हमारे पास ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल हम इसको कोई गैसीय सिस्टम यहाँ पे लें अगर, और आपने देखा हुआ है कि जब इनकी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा मोशन होगी तो उस केस में हम बोलते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो है ज्यादा होगी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास तब ज्यादा होती है अगर ये मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होती है। आपको पता है कि मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हमारे पास होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसलिए एनर्जी मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी जो इस वजह से ज्यादा होगी। और एक और तरीका है कि इनकी मोशन को बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पे आप इनको हीट कर देते हैं सिस्टम को, तो आपने देखा हुआ कि जब आप किसी सिस्टम को हीट करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं। आपने पानी को देखा, पानी को आप हीट करो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूव करते हैं। तो हम उस केस में क्या बोल सकते हैं कि हीट करने से आपके पास इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो हीट रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। या हम दूसरे वे में एक और चीज बोलते हैं जो यहाँ पे इन्होंने दी है कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी। हो सकता है कि वो जो आप इसको हीट कर रहे हैं सिस्टम को वो कुछ काम भी करे, लेकिन अगर आप ज्यादा हीट करेंगे तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास बढ़ेगी। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी एंड पार्शियली काइनेटिक एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो एक तरह से टोटल एनर्जी है सिस्टम के अंदर की। तो वो हम बोल सकते हैं कि हर एक पार्टिकल की एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो कई ऐसे पार्टिकल होंगे वो थोड़े टाइम के लिए अगर इसमें रेस्ट में होंगे तो उनकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जो मॉलिक्यूल आपके ज्यादा मूव कर रहे हैं इसमें, अगर सारे मूव आपके फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उसके इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की हमारे पास होगी। तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कब इंक्रीज होंगी, जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। मतलब हम इस सिस्टम का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। इसलिए इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो कई बार हम यू को यूटी भी लिखते हैं, यू को हम कई बार जो है यूटी भी लिखते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर। और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है, वो मैंने जैसा इसी में बता दिया आपको, जो इन्होंने डायग्राम बनाई है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है। उसमें जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, हमारे पास चेंज जो होता है, मान लो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारे पास कुछ और थी, U1 थी, यहाँ पे हमारे पास U2 हो गई। तो बोलता है ये जो U1 और U2 हमारे पास है, ये दोनों डिफरेंट हमारे पास होंगे, और इनमें जो चेंज हुआ है वो आपका इस पे नहीं डिपेंड करता कि किस पाथ के थ्रू आपका जो चेंज हुआ है, इस पाथ के थ्रू या इस पाथ के थ्रू। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि शुरू में हमारे पास कितनी इंटरनल एनर्जी थी और बाद में हमारे पास जो है कितनी इंटरनल एनर्जी थी। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको एक स्टेट फंक्शन बोलते हैं। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है जो इंटरनल एनर्जी होती है, इसी वजह से हम इसको एक स्टेट फंक्शन भी यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी हेल्प से भी इस चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। बोलते हैं कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लें, जो कि हमारे पास पहले तरीके से है, तो पहले तरीके से हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1। अगर हम इसको लें तो ये आपका जो है DU1 के बराबर हमारे पास होगा। तो ये है अगर हम इसमें जो पहला पाथ है वो फॉलो करते हैं। अगर मान लो इसमें आप पाथ नंबर 1 फॉलो करते हैं तो उस केस में हम इस तरह से लिखते हैं कि डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1 इक्वल टू DU1। और अगर हम सेकंड कोई दूसरा पाथ फॉलो करते हैं तो इसको हम डेल्टा W इक्वल टू DU2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आपका पाथ पे नहीं डिपेंड करता, ये आपका पहले पाथ के थ्रू है या आपका दूसरे पाथ के थ्रू है। जो 1 और 2 लिखा हुआ है पाथ की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि DU1 भी वही होगा जो DU2 होगा हमारे पास, मतलब दोनों ही सेम हमारे पास होंगे। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि DU1 इज इक्वल टू DU2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले पाथ पे या दूसरे पाथ पे अगर हमने बोला कि DU आपका इस पाथ से यहाँ तक चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ को, और फिर आपने ये वाला पाथ लिया जो कि दूसरा पाथ है, तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कौन सा पाथ फॉलो किया हुआ है। तो अगर आपने पहला पाथ फॉलो किया तो तब हमारे पास मान लो DU1 आया, और दूसरा पाथ फॉलो किया तब हमारे पास DU2 आया। तो बोलता कि DU1 और DU2 आपका सेम रहेगा दोनों ही केसेस में, क्योंकि पाथ पे नहीं डिपेंड करती है, 1 भी सेम है 2 भी सेम है उसके लिए, तो दोनों ही सेम है, तो चेंज भी हमारे पास उतना ही होगा। अगर हमने स्टेट ए और बी दोनों ही पाथ के लिए सेम रखी है, पहले पाथ के लिए भी ए यही है, दूसरे पाथ के लिए भी बी यही है, तो दोनों पाथ के लिए ए और बी अगर सेम है तो इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास होगा वो हमारे पास सेम होगा। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, it only depends upon the initial state and final space, so it is called a complete differential। तो इसलिए हम इसको कंप्लीट डिफरेंशियल भी यहाँ पे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो बता कि हमारे पास आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है P और V ये दोनों ही हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वेरिएबल होते हैं कैन चेंज, या हम उसको बोल सकते हैं कि दोनों ही वेरिएबल होते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, T कांस्टेंट, बट T कांस्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्रोसेस इन विच
P और V दोनों ही चेंज होते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। सिस्टम जो है, सिस्टम का टेम्परेचर आप चेंज नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, एक ही टेम्परेचर उस सिस्टम का रहेगा। आप किसी प्रोसेस को करवाएंगे, P और V आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर हमारे पास जो कांस्टेंट रहेगा। अब इस तरह का प्रोसेस हम किस तरह से कर सकते हैं, इस चीज को आप बड़ी इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने एक पिस्टन सिलेंडर लिया और इसमें हमने एक पिस्टन यहाँ पे लगा दिया और इसमें हमने जो है गैस यहाँ पे रख दी। तो बोलता है कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है ये एक मेटेलिक सिलेंडर है। अगर आपको ध्यान में हो तो ये पहले वाले जो सिलेंडर मैंने बनाए थे उनसे डिफरेंट है। पहले वाले मैंने कैसे बनाए थे, डबल वॉल्ड, लेकिन यहाँ पे सिंगल वॉल्ड है और है मेटल का। अब आपको पता है कि आप अगर मेटल के गिलास में चाय डालते हैं तो उसकी हीट बाहर निकल जाती है। तो एक ओपन सिस्टम भी हमारे पास है और ये ज्यादा बढ़िया क्लोज सिस्टम है हमारे पास, और ये ज्यादा बढ़िया क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल लगी हुई है और मेटल हीट को बड़ी इजीली पास करती है, अच्छा कंडक्टर होती है हीट का भी। तो जो अंदर वाली हीट है वो आपके पास फटाफट बाहर आपकी आ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप थर्मस फ्लास्क लेते हैं तो उसकी हीट जल्दी बाहर नहीं आती, लेकिन अगर आप चाय रखी पीने के लिए तो सर्दियों में तो पियोगे नहीं, तो 2-3 मिनट बाद वो ठंडी हो जाती है। तो हमने क्या किया, इसको लिया एक क्लोज सिस्टम पिस्टन लगा के, लेकिन अंदर हमने गैस यहाँ पे डाल दी। अब हमने इस गैस का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट यहाँ पे रखना है। तो होता है कि द सिलेंडर, द पिस्टन एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। तो अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस करना है या ऐसा सिस्टम जिसको आप आइसोथर्मल बोलेंगे कि उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमने कांस्टेंट रखना है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक कंडक्टिंग सिलेंडर लेना पड़ेगा और बिना वॉल के लेना पड़ेगा, डबल वॉल के। दो वॉल नहीं आएंगे इसमें, मतलब जो पहले आप आइसोलेटेड बना रहे थे वैसा आइसोलेटेड नहीं बनाना है। आपने सिंपल ये समझ सकते हैं आप कि आपने एक गिलास लेना है और उसको पिस्टन लगा देना है, स्टील का गिलास या किसी भी मेटल का गिलास हमारे पास जो दूसरी है। तो यहाँ पे ये आपके पास जो आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे हमारे पास जो है बन जाएगा। तो बोलता है द गैस बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड वेरी स्लोली। तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं कि अगर हम इस गैस को बहुत धीरे धीरे या वेरी स्लोली इसको एक्सपेंड करें या तो इसको कंप्रेस करें, तो तब हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम भी यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसको धीरे धीरे मूव करेंगे तो टेम्परेचर लगभग सेम रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर आप इसको स्लोली स्लोली मूव करेंगे टेम्परेचर में तो चेंज होगा ही होगा, पर धीरे धीरे मूव करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो इसके साथ एडजस्टमेंट करता रहेगा, क्योंकि बाहर की हीट भी यहाँ अंदर जा सकती है। तो इसलिए इसका टेम्परेचर लगभग आपके पास सेम रहेगा अगर आप क्वेजी स्टेटिक प्रोसेस करवाते हैं। क्वेजी स्टेटिक होता है स्लोली अगर हम इसको करवाते हैं। और द पिस्टन्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर सो द हीट शुड बी इजीली टेकन और गिवन टू द सराउंडिंग्स। तो होता है यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे सोच सकते हैं आप कि हमने टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रखना है। और आपको पता है कि जब हमारे पास ये गैस इसके ऊपर काम करती है, जब ये गैस सिस्टम के ऊपर काम करती है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाती है। एनर्जी कम होगी मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो कम होगी, तो इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे कम डिपेंड करती है। तो इसलिए ये अंदर वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने का मतलब है टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कैसे रखना है, आप इसको बाहर से हीट दे सकते हैं।
कि अगर ये ठंडा हो रहा है तो आप बाहर से थोड़ी सी हीट आप इसको दे दो। लेकिन अगर ये पूरा दूसरा कंटेनर होता आपके पास जो आइसोलेटेड था, तो आप बाहर से हीट नहीं दे सकते थे इसको। तो टेम्परेचर अगर हमने मेंटेन रखना है तो आप क्या करते हैं कि जैसे हीटर लगाते हैं, बाहर से हीटर लगा के टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं रूम का, तो वैसे ही हमने इसका अगर टेम्परेचर सेम रखना है तो हम इसको हीट भी कर सकते हैं। अगर मान लो आप इसको कंप्रेस करते हैं, अब आप डिफरेंट उल्टा प्रोसेस को आते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। और आपको पता है जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं, आप उसके ऊपर काम करते हैं, गैस के ऊपर आपने वर्क डन किया। तो अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला कि जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, दैट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी एंड आल्सो वर्क इज डन। तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो अब टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बाहर से ठंडा कर सकते हैं। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर आप बर्फ रख दो या कुछ और रख दो, तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आप पिस्टन को ऊपर करोगे तो वॉल्यूम चेंज बढ़ जाएगा, अगर पिस्टन को नीचे करोगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आप इसको प्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर हम जो है कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। हम रखते हैं उसको, अपने आप नहीं रहता है। यहाँ पे तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, लेकिन हमने घटाना नहीं है, इसको कांस्टेंट रखना है। तो हमने एक ऐसा तरीका, कुछ भी, चाहे इसको हीट करना पड़े, चाहे हमें बाहर से एक यहाँ पे कोई चीज लगानी पड़े, हीटर लगाना पड़े जिसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो अगर ये ऊपर जाएगा टेम्परेचर घटेगा और उसका टेम्परेचर जो मेंटेन रखे, तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, जिस प्रोसेस में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम आपके चेंज हो सकते हैं। तो वो हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास होता है। तो ये बहुत बार आपके पास आगे आएगा आइसोथर्मल क्या होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप का प्रोसेस है, वो है हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में भी हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैंने इस तरह से आपको एक कंटेनर बनाया था, और यहाँ पे और हमारे पास ए बी सी, और यहाँ पे सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने, इस तरह से बनाया था हमने ए बी सी। तो मैंने बोला था यहाँ जो वाल होती है आपके पास वो आइडियाबैटिक होती है। ये थोड़ा सा हमने वहां पे किया था, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर करेंगे। तो बोलता है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास वो होता है जिसमें पी वी टी तीनों ही हमारे पास जो है वेरिएबल होते हैं या हो सकते हैं। तीनों में ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। हम क्या बोलेंगे कि तीनों ही चेंज हो सकते हैं, कैन चेंज, पीवीटी कैन चेंज, तीनों ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में नो हीट इज अलाउड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एंड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सिस्टम टू आउटसाइड। तो जैसे पहले हमने बात की थी, नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। तो वही बात हमारे पास, वही कंटेनर, वैसे ही पिस्टन जो कि हमारे पास इंसुलेटेड है। तो अगर हम कंटेनर की वॉल और जो पिस्टन है उसको आइसोलेट कर दें, तो हमारे पास जो हीट है
ना तो अंदर की हीट बाहर जाएगी, ना बाहर की हीट आपकी अंदर आएगी। तो कई बार हमने देखा हुआ है कि जो सर्दियों के इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, उन लोगों ने मिट्टी के घर बनाए होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो मिट्टी की होती हैं, तो वो एक ज्यादा बढ़िया इंसुलेटर होता है वहां पे, और हीट इंसुलेटर उसको हम ज्यादा बढ़िया बोल सकते हैं। तो वहां से बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं जा पाती, बाहर जो ठंड है, ज्यादा टेम्परेचर है, वो अंदर नहीं जा पाती, और अंदर वाली जो थोड़ी सी गर्मी उन्होंने जनरेट की होती है, हीटर जलाए होते हैं कुछ भी, तो वो भी ज्यादा जल्दी जो है भाप के बाहर नहीं जाते हैं। तो एक तरह से वहां पे उन्होंने थोड़ा सा आइसोलेशन रखी होती है। तो इसको हम एक तरह से थोड़ा सा आइसोलेटेड सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये आइसोलेटेड का मतलब आपने सब अलग किया हुआ है पूरे सिस्टम को, जो गैस है आपके पास, इसने आपको बाहर से आपने बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है। लेकिन प्रॉपर टर्म हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस है। बोलता है आइडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ना तो हीट को बाहर जाने देते हैं, ना हीट बाहर से आने देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे Q की बात करें तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ना तो हीट आपकी बाहर आएगी, ना तो हीट अंदर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम काम करता है तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो आपने इसके अंदर गैस रखी हुई है और इस पिस्टन को दबा के रखा है, आप बोलते हैं कि बाहर से हीट तो आएगी नहीं, ना जाएगी बाहर को। अब पिस्टन ऊपर जाता है तो आपको पता है कि ये गैस इस सिस्टम के ऊपर काम करेगी, तो जब इसकी एनर्जी काम करने में यूज हो जाएगी तो ये जो गैस है ठंडी हो जाती है। यहाँ पे अगर आपने थर्मामीटर डाला हो ना अगर, तो आपको लगेगा वहां पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, और गैस का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन बाहर से आप हीट नहीं आने देंगे, ये कंडीशन है। तो ये मूव किस वजह से हुआ? ये मूव हुआ जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी उसने काम किया, और जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यूज हुई काम करने में, तो इंटरनल एनर्जी डाउन होगी, मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, अंदर गैस का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा अगर ये एक्सपेंड होता है। अगर ये एक्सपेंड होता है तो गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी होती है, और वो काम जो है इस इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा। और जब इंटरनल एनर्जी काम करेगी, इंटरनल एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी पर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने में मिलती है आइडियाबैटिक प्रोसेस के केस में। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें PVT सारे वेरिएबल आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। तो सिस्टम को हम जो है, एक्चुअली सिस्टम हमारे पास ही गैस ही है, ये कंटेनर तो हम इसको अलग करने के लिए यूज कर रहे हैं। सिस्टम हमारे पास यहाँ पे गैस ही यहाँ पे होती है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका जो एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और ये भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, कोई 2-3 नंबर की एक आधी एप्लीकेशन या सारी एप्लीकेशन भी आपके पास जो है पूछ ली जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो काफी सारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बोलता कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। जो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बोलता कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसको कि हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाते हैं, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, और वो जो कंटेनर हम लेते हैं वो एक सिंपल सा कंटेनर लेते हैं, उसकी वॉल हीट कनेक्ट कर सकती है। सिंगल कंटेनर जो मैंने लिया था, तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस करवाने के लिए लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। किसके टेम्परेचर को? सिस्टम के, मतलब गैस के टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है, भले ही सारी चीजें चेंज हो जाए, चाहे P चेंज हो चाहे V चेंज हो, लेकिन जो टेम्परेचर है दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता है डेल्टा Q इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W।
ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हमने किया इक्वेशन। तो बोलता है कि अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे आइसोथर्मल के केस में T इक्वल टू कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है तो हम क्या बोलेंगे, U मस्ट रिमेन कांस्टेंट, U मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट है तो U को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि U T पे डिपेंड करता है, T U पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप U कांस्टेंट बोल रहे हैं तो U भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर आप U को कांस्टेंट रखते हैं तो du कितना होगा, 0, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखना होता है हमें, अगर हम उसको कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब हमें इंटरनल एनर्जी को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी को आप कांस्टेंट रखेंगे तो du विल बी 0। तो du अगर आपका 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा U Q विल बी इक्वल टू डेल्टा W, क्योंकि du यहाँ पे हमारे पास जो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस केस में हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और डेल्टा क्यू पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, गेन इन हीट। तो जो सिस्टम हीट गेन करेगा वो किस में यूज हो जाएगी, वर्क डन को करवाने के लिए। अगर आप सिस्टम को हीट देते हैं, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो अब इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्रीज होगी, अब उस हीट से सीधा ही काम होगा आपका। यहाँ पे आप अगर आइसोथर्मल की कंडीशन लगा देते हैं तो आइसोथर्मल की कंडीशन लगाने पे हीट गेन विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।